आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर मैंने पहले डाल दिया और उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं सेट ए का 2022-23 का रियल पेपर सामाजिक विज्ञान का। तो जल्दी से जल्दी पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए और आंसर सहित मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो जिन जिन ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 6 में से 23 क्वेश्चन तक हम आपका पूरा का पूरा आंसर इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो मैंने पेपर पहले अपलोड किया है उसका। इसको मैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो इसमें आपके लिए आंसर दिया गया है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इस तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है इसका अथवा वाला कि सद्य पोषणीय विकास से क्या आशा है। तो इसका आंसर लिखिए, लिखा हुआ है। आप इसको पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। यह पूरा का पूरा आंसर रहा आपका। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर लिखिए। तो मैंने आपको पूरे के पूरे अंतर इस वीडियो में बताए हैं। तो इस मिट्टी में धान, गेहूं, धान, सरसों आदि पैदा की जाती है और काली मिट्टी में, इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा एवं कपास आदि की फसलें पैदा की जाती हैं। और इसके बाद बाकी और अंतर दिखाने वाले हैं। इस तरीके से आपके 3 अंतर यह रहे, उनको आप पढ़ लीजिए। यह मिट्टी उपजाऊ होती है, दूसरे में है, और यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है। तीसरा है इस मिट्टी में रंग हल्का भूरा होता है, इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसके बाद अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों। ऐसा क्यों कहा जाता है कि गन्ना नगद दाम की फसल है। इसके बाद इसका आंसर है कि गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उद्योग में गन्ने का उपयोग होने के कारण अब महत्वपूर्ण नगद दाम की फसल बन गई है। इसके बाद है आपको खरीफ और रबी की फसलों में अंतर लिखना है आपके लिए। तो यार ये खरीफ और रबी की फसलों में अंतर हम आपको बता रहे हैं। विनिर्माण क्या है, इसको आंसर लिखिए। इसके बाद अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसके बाद है आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई और क्यों। तो इसके बाद इसका आंसर यह रहा। पूरा का पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लीजिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसका अथवा भी दिया गया है कि देश के प्रमुख संचार साधन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि देश के प्रमुख संचार साधन निजी दूरसंचार और जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस और सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार संसाधन हैं या साधन हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि डिजिटल भारत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत के को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य IT, भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी कल का भारत में होने वाली परिवर्तन को समझाया गया है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बंदरगाह और पंतन में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है आपका बंदरगाह पंतन में कि बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होती है जबकि पंतन पर गहराई बहुत अधिक नहीं होती। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ये प्राकृतिक दूसरा अंतर है कि ये प्राकृतिक होते हैं अथवा इसका निर्माण भी किया जाता है। इसके बाद है पंतन में ये प्राकृतिक नहीं होते, इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कॉर्न लॉ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार के बड़े भूस्वामी के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी। जिन कानूनों को सहारे सरकार को यह पाबंदी लागू की थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। इसके बाद है आपके बाद कि सेठ हुकुमचंद कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा कि सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता की देश की पहली जूट मिल लगाने 1917 मालवाड़ी व्यापारियों जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। इसके बाद है आपका बेलम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसके बाद है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उस अथवा वाला लिखिए कि उलमा व फतवा से क्या आशा है। तो उलमा व फतवा में आंसर लिख लीजिए, इनके रहे आंसर, इनको आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद आप चलते नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इसको भी आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का त्रिपिटिका पूर्णिया क्या है। इसके बाद लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और इसमें पूछा गया है ये 15 का आंसर यह रहा और फतवा का आंसर ये रहा, तो इसको भी आप लिख लीजिए। और इसके बाद अब आ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15 का अथवा में जो पंचांग से क्या आता है। तो पंचांग से आता है सूर्य चांद की गति
सौर भाषा की समय और लोगों के दैनिक जीवन की जुड़ी अहम जानकारी देने वाला वार्षिक पंचांग कहलाता है। और इसके बाद है आपका ज्ञान आधारित समाज किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि वह समाज जिसमें सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर होती हैं। दूरसंचार तकनीक के विकास के ज्ञान आधारित समाज की अवधारणा का विकास हुआ है। अथवा दिया गया इसका कि अधोसंरचना किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वे संरचनाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं अधोसंरचना कहलाती हैं। जैसे ऊर्जा परिवर्तन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17वां क्वेश्चन, तो इसमें पूछा का बुरा प्रभाव पड़ा है, बताइए। तो इसका आंसर आपको यह रहा, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बैटरी से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका अथवा वाला कि वर्ष भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, यह आपको बताना है, तो इनको भी आप लिख लीजिए। यह रहा पूरा का पूरा आंसर इसका अथवा वाला, भी कंप्लीट करते जाइए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका भी आंसर लिख लीजिए कि जैव विविधता किसी भी प्राकृतिक जंगली एवं है और अपनी आवश्यक या अप्रत्यक्ष रूप से जीवधारियों पर निर्माण करता है, क्योंकि मानव को जीवित करने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके बिंदु समझाएगा है आपके लिए, तो आप पहला बिंदु लिख लीजिए, यहाँ पर है आरक्षण वन, और इसके बाद है इसको लिख लीजिए। इसके बाद है दूसरा रक्षित वन, तो इसको भी आप लिख लीजिए। इसके बाद आपका है तीसरा बिंदु अवर्गीकृत वन। इस प्रकार से तीनों बिंदु समझाए गए हैं। इसके बाद है आपको 19वां क्वेश्चन, जिसमें लिखना है एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एकात्मक शासन वह होती है जिसके अंतर्गत संविधान के, यह लिखा हुआ पूरा का पूरा आंसर, 19वें का आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। यह रहा पूरा का पूरा आंसर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका अथवा दिया गया कि संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, तो इसको भी आपको लिखना है। यह पहली दूसरी व्यवस्था यहाँ पर लिखी हुई, इनको पढ़ लीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा बिंदु जो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। 19वें का आंसर हो चुका है अथवा का। इसके बाद है आपका 20वां की एटीएम क्या है, तो एटीएम मशीन क्या होती है उसको समझाया गया है। तो एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इसका कार्ड प्लास्टिक का बना होता है जिसमें धातु की एक चिप लगी, विवरण दर्ज होता है। एटीएम से एक दिन में एक निश्चित धनराशि निकाली जा सकती है। धनराशि अलग एटीएम के लिए ने बैंकिंग कार्ड को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की उसके अथवा और इसको भी आप पढ़ लीजिए कि मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्यवस्था समझाइए। तो इसको भी आप लिख लीजिए, विनिमय का माध्यम, तो यह है, तो इसका पूरा का यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिए और जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है यहाँ पर। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो आप लिखिए खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, इनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का समय देखने के लिए मिल रहा है और मूल्यवान उपयोगी खनिजों के लिए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक लिखा है। इसके बाद है आपका अथवा वाला कि तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख बताइए। उसका आंसर तांबे का आंसर कीजिए। इसके बाद यदि आपको और क्वेश्चन और बाकी और पेपर आपको काफ़ी जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर है 22वां कि भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों करते थे, तो इसका आंसर भी आपको लिखा है कि रोलेक्ट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यहाँ अधिकार प्राप्त था कि वह राजनीतिक आंदोलन या सरकार के विरुद्ध किए गए कार्य का दमन करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके बाद आपको इस तरीके से बिंदु समझाए गए हैं, दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आपको रोलेक्ट एक्ट का विरोध समझाया गया है। इसके बाद अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्याग्रह आंदोलन पर विचार कीजिए, तो यह रहा उसका आंसर, इसको भी आप कंप्लीट करते जाइए। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है
क्वेश्चन नंबर 23 की भारत के राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, इसको भी आप लिख लीजिए। यार आप पूरा का पूरा आंसर यहाँ 6 बिंदु आपको समझाए गए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए और इसका अथवा भी आपको दिया गया है, तो उसका आंसर भी आप लिख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।